जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ 2020-21 में जो पेपर होने वाला है। देखिए, इसका पेपर का डेट 9 मई को शेड्यूल था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये डेट को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल एग्ज़ाम अपडेट नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोविड का सिचुएशन है अभी अब नॉर्मल है, ये पता नहीं है कि ये सिचुएशन कब तक नॉर्मल होगा। तो जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसी के साथ अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ के स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसका पैसा नहीं लगेगा, उसका अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, प्रतिदिन करंट अफेयर जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर भी आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के संदर्भ में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी और टेलीग्राम का आईडी सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे जो ईपीएफओ के पेपर के बारे में। इसमें क्या होता है कि 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक सही और अगर 3 गलत करते हैं तो आपके जो मार्क्स बन जाते हैं 0, यानी 1/3 क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग आपका होगा, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर को आपको अच्छे से समझना है। और मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 100 मार्क्स होते हैं और 2 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है। तो ये सारे छोटे बड़े पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इस पेपर को सॉल्व करना है। हम इस पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा, ताकि देखिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक हो चुका है या कितना अभी और करना बाकी है। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। यानी जो ये फंडामेंटल लेटर है उसके हमें क्या करना है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, समान अर्थ वाले। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्टिव, इसेंशियल, सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल यानी बेसिक, इसेंशियल ये भी क्या होता है, बेसिक, नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी हैकनेट का सिनोनिम बताना है, ठीक है। ये जो वर्ड दिया हुआ है आप देख रहे हैं, इसका सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि ऑप्शन किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग इनडिफरेंट, इमेजिनेटिव, क्लिक्ड एंड इम्प्रेसिव। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हैकनॉट का जो सिनोनिम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है कि विच वन ऑफ दी, यहाँ पे भी सिनोनिम ही पूछा है, इमैकुलेट का, ठीक है। इमैकुलेट जो शब्द है उसका हमें क्या करना है, सिनोनिम यानी समान अर्थ वाला बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, स्पॉटलेस यानी जिसपे कोई दाग धब्बा ना हो, एक्साइटेड, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनपैरेलल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इमैकुलेट का मतलब होता है कि कोई भी दाग धब्बा, कोई भी आप पे इल्जाम मुलजिम, इस तरीके की कोई भी सेगमेंट ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस एनमिटी। तो इसका क्या करना है, हमें एंटोनिम बताना है यानी अपोजिट बताना है। तो चौथे का क्या हो जाएगा, एनमिटी का, चौथे का अमिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर इन द सेंटेंसेस सी वॉज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जो कैपिटल लेटर में रिलक्टेंट दिया है उसका क्या हो जाएगा, ईगर, ठीक है। तो ईगर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रिलक्टेंट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द
following is the antonym of the word written in the capital letter in the sentence I cannot comply with the queer regulation of your land। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए स्ट्रेंज, निम्बल, एवरीडे एंड कस्टमरी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कस्टमरी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्वीर का एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर ईजली ड्यूब्ड हैज एन एरर। तो अब इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर ईजली ड्यूब्ड हैज एन एरर। तो किस पार्ट में हमें एरर है, तो यहाँ पे देखिए दैट द इग्नोरेंट, ये ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे क्या एरर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सेवेंथ का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर द सेंटेंसेस आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हैज एन एरर। इसमें जो 8वें में सेंटेंस दिया है इसमें किस पॉइंट पे यानी किस सेगमेंट में आपको एरर है। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर अ लॉट ऑफ, ठीक है, तो जहाँ ये लॉट ऑफ की बात आती है, अ लॉट ऑफ, हम आपको बता दें अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स of the sentence don't ask him how he is because if he starts talking about his health you will never get off from him has an error। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो सेंटेंस दिया है कि don't ask him how he is because if he starts talking about his health you will never get off from him। तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको अगर पॉइंट्स अगर समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से रिपीट करके देखिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछिए। देखिए पेपर थोड़ा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूँगा, और अधिक से अधिक सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज इन अ substitute for the phrase a nursery where children of working parents are cared for while their parents are at work। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सब्स्टिट्यूट है फ्रेज का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी क्रेच है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 10वां का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें इसका सब्स्टिट्यूट बताना है जो फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है डैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स वो क्या हो जाएगा, इम्प्रीजेनेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ठीक है, इन द सेंटेंस टेक अ सीट। तो यहाँ पे क्या है, टेक अ सीट का हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग हमारा क्या होता है, निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वोंट यू टेक अ सीट इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 12 में सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस इज एनीवन कैन मेक द मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनीवन कैन मेक द मिस्टेक। तो आपको मैं क्वेश्चन टैग बता दूं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मुझे चेक करना होता है। अगर पॉजिटिव का रहता है तो हमें पॉजिटिव का ही हेल्पिंग वर्ब चेक करके हम निगेटिव बनाएंगे, लेकिन निगेटिव का रहेगा तो उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि कैन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांट दे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंसेस। ठीक है,
यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिया है उस पर हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर क्वेश्चन नंबर 14। ही इज fond of art and seems space suited to be an artist। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि he is fond of art and seems fit out to be an artist, यानी जो यहाँ पे बंदा है वो क्या है, फॉन्ड ऑफ आर्ट यानी आर्ट का शौकीन है और उसे क्या होता है, वो फिट होता है टू एन आर्टिस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, शौकीन होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड in the blank space in the given sentences। we were happy in the beginning but now all the troubles have space फिर हमारा appeared। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि we are happy in the beginning but now all the troubles have come out। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कम आउट इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इसमें भी हमें क्या करना है कि जो फ्रेजल वर्ब, हमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नो वन नोज हाउ इट ऑल केम अक्रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंसेस। आई हैव टू स्पेस फिर फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई हैव टू फिनिश अप दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन मे बी यूज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेंटेंसेस। ही लिव्ड अ हैंड फिर स्पेस माउथ एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट अ फ्यू रुपीज अ वीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लिव्ड अ हैंड टू माउथ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इन्फिनिटी बनता है, इंग्लिश में आप जब ध्यान देंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी कैसे बनता है, 2 + v1 का बनेगा। यहाँ पे एग्जिस्टेंस देख रहे हैं कि क्या है, 2 + v1 का केस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, तो 2 + v1 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है which one of the following can be used as a substitute for the words written in the capital letter in the sentences there is no meaning to cry over the spilt milk। अब इसका मतलब, इस जो फ्रेज दिया हुआ है उसका मतलब होता है कि जब काम गड़बड़ होने के बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, यानी अगर दूध उबल के गिर गया तो बाद में रोने से क्या फ़ायदा। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट। ठीक है, अगर कोई काम खराब हो गया तो उसके बाद हम परेशान होंगे तो वो काम सही भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन द कैपिटल लेटर इन द सेंटेंसेस सर्विंग द सफर्स इज ट्रू यमन्स सर्विस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन एक्सीलेंट वर्क इज अ सुटेबल करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ साथ आप सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन अभ्यर्थी तक पहुँच सके जो यूपीएससी ईपीएफओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वेट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे लोग, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यूपीएससी ईपीएफओ का है वो यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्ट बी। अब मैं पार्ट बी में आपको हम हिंदी में डिस्कस करूँगा, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, हिंदी के हैं, इसकी वजह से मैं हिंदी के लैंग्वेज में डिस्कस करूँगा। चलिए तो मैं आपको हिंदी के लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 2, द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, स्टडी इन द प्रोविंशियल डिस्ट्रिलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द स्टडी इन द प्रोविंशियल डिस्ट्रिलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए, अब हमें ऐसे ऑप्शन में बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शन में आपको लास्ट में नहीं जब मेंशन कर देता है और हम उसको हाँ समझ के क्या करते हैं, यानी सही समझ के हम उसको टिक कर देते हो, क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन सही है वो हम पहले देखेंगे, लेकिन इसके पहले सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ ले। उसने शांतिवादी नीति का पक्ष समर्थन किया था, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। उसने शांतिवादी नीति का पक्ष समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए कि वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, ये सही है। आगे देखिए, वह चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र बनाना चाहता था, ये भी गलत है। वह यूएसए के लिए एक ध्वज लहराव मिशन यानी फ्लैग वेविंग मिशन का नेतृत्व करना चाहता था, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया काल में असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे यह पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का एक हिस्सा था। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी 1865, पहला तो गलत हो गया। दूसरा 1865 में इसे प्रांत का दर्जा दिया गया था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी 1874 यानी 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। ठीक है, जब अहोम का शासनकाल था तो उस समय ये सारी 1874 में क्या हुआ था कि बंगाल को अलग किया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में एक चीज़ मेंशन किया है कि अहोम राजा द्वारा शासित एक देशी राज्य था, लेकिन यहाँ पे 1874 में क्या किया गया था कि बंगाल में अलग किया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो कृषक संघों को क्या कहा जाता था? तो ये मैं बता दूं कि कृषक संगम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 9 मई के दिन कांग्रेस ने इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया? ठीक है, 9 मई को कांग्रेस ने इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया है, क्यों मनाया जाता है? तो ये सारी चीज़ें देखिए। ऑप्शन ए में दिया है कि क्योंकि इथियोपिया वासियों ने ब्रिटिश शासन में भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में अपने समर्थन की घोषणा की थी, ये बिल्कुल गलत है। आगे देखिए ऑप्शन बी है क्योंकि इथियोपिया उस दिन ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना था, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगर एक सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट यानी कथन पूछता है कि कौन सा चारों ऑप्शन में कथन सही है, तो जो आपको सबसे पहले मिल जाएगा हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है, तो टाइम का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम को बहुत जल्दी क्वालिफाई करने में आपको मदद करते हैं। पहला सेगमेंट आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, दूसरा सेगमेंट टाइम का ध्यान रखना है, तीसरा सेगमेंट एक्यूरेसी के साथ साथ आपको बैलेंस बना के चलना है कि किस पार्ट में कौन से क्वेश्चन हमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से ऑन एन एवरेज मार्किंग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्या करना है ध्यान में रखना है एग्जाम या पेपर देने के वक्त।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो भारत स्त्री महामंडल है उसमें पहली बार 1910 में इलाहाबाद में जो बैठक हुई थी उसकी स्थापना सरला देवी चौधुरानी के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है देखिए मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो पीडीएफ आप जाके हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ये पार्ट 1 डिस्कस हो रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक ही साथ मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसी के साथ अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ का स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको A1 का स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो असहयोग आंदोलन की नहीं है। देखिए आर्थिक बहिष्कार, तीव्र व सफलता, ये तो कह रहा है कि विशेषता असहयोग आंदोलन का, ये आंदोलन का नहीं था, इसलिए गलत तो नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है नहीं लगा है, तो इसकी वजह से ये सही हो जाएगा। ये असहयोग आंदोलन का नहीं था। आगे देख लेते हैं कि इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया था। ठीक है, ये सही है। आगे देखिए कि अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे मध्य विरोधी अभियान को भी इसमें कुछ सफलता मिली थी। तो ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पूछा क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की आर्थिक बहिष्कार, तीव्र व सफलता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान सन 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया गया था। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो 1928 में जो प्रकाशन उन्होंने आरंभ किया था वो क्या था, पख्तून, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 1880 के दशक के आरंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 1880 के जो दशक में आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था, पंडित रमाबाई के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा था। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक ऐसे भारतीय थे जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार था या कौन सा कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी। ठीक है, किंतु वास्तव में यह एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी, तो ये तो सही हो गया, क्योंकि आधिकारिक तौर पे जो ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप नीति थी वो वचनबद्ध थी, और इसमें क्या हुआ था, इसका एक जिम्मेदार कथन था। आगे देखिए कि यूरोपीय उद्यमी के संबंधन बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को स्वजन, परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी ये भी सही है। जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजी के स्वामित्व में किया गया तब देशी निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई थी, यानी ये भी सही है, यानी 1 2 3 जिस ऑप्शन में सही होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में क्या है 1 2 3 तीनों क्या है कारण जिम्मेदार थे 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक लुकिंग बैंक है 1819 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने के उसके अनुभवों के बारे में बताती है। फिर से क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए कि वह समाज सुधारक की आत्मकथा है जिसका शीर्षक लुकिंग बैंक है
1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने के उसके अनुभवों के बारे में बताती है। यानी घोड़ो केशव कर्वे, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या जो आत्मकथा है वो क्या है, घोड़ो केशव कर्वे का है, वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति समाज सुधारक बेगम रोकैया की नहीं है। ठीक है, तो जो कौन सी कृति है प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रोकैया की नहीं है, वो कौन सी है, मदर इंडिया बेगम रोकैया की नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि ये क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा, ये ध्यान में रखिएगा। इनमें घटनाओं का एक सतत कालानुक्रमिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये तो है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे देखिए, ये मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, बिल्कुल गलत है भैया। प्रवासी अगर नागरिक की बात करें तो वो किसी दूसरे देश का नागरिक वो नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, पहले ही राइट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक ओसीआई किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं होते, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधार वित्तीय और अन्य उपदानों लाभों तथा सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 की नहीं है। जिस क्वेश्चन में नहीं है उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से उसका ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, ताकि क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। केवल ऑप्शन देखिए कि केवल भारत के नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नामांकन के हकदार हैं। ठीक है, आगे देखिए कि नामांकन के लिए जनांकिकी एवं जीव मिति दोनों सूचनाएं देनी पड़ती हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत नामांकन एवं प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की है, ये भी गलत हो गया। व्यक्तियों की जो पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है वो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के दायित्व है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि बलात् श्रम अथवा बेगाम भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद का अतिक्रमण है। ठीक है, कह रहा है कि जो बलात् श्रम अथवा जो बेगार हुए हैं वो भारत के किस आर्टिकल में, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में बलात् श्रम अथवा बेगार ये मेंशन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, ये भी हमारा गलत हो, क्योंकि ये जो गलत मैं कर रहा हूँ ये सेंटेंस यानी कथन क्या है, सही है। यहाँ पूछा क्या है, नहीं। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी, ये भी सही है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत था। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अक्सर एग्जाम्स में आपको यूपीएससी 2017 में भी ऐसे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित निर्वाचन आयोग क्या संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय, राजभाषा की बात करें वो भी क्या है संवैधानिक में इस चीज़ को दर्जा दिया गया, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो एकाधिकार स्पर्धा की नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए कि बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की बड़ी संख्या है। ठीक है, ये तो नहीं है, ये सही हो सकता है। आगे देखिए कि विभेदित उत्पादों से बाजार बनता है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि करेक्ट तो ऑप्शन सही है, लेकिन पूछा है कि कौन सा नहीं है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आगे अब मिल रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की बड़ी संख्या। ठीक है, ये हमारा 41 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, कह रहा है आर्थिक लागत की तुलना में सामाजिक लागत अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आर्थिक लागत की तुलना में सामाजिक लागत हमारी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो पहला देखिए, समाज अर्थव्यवस्था से बड़ा है, बिल्कुल गलत। ठीक है, आगे देखिए, समाज में राज्य व्यवस्था सम्मिलित है जबकि अर्थव्यवस्था में यह सम्मिलित नहीं, ये भी गलत। दर्शकों यानी ब्राई स्टैंडर्ड्स द्वारा वहन की गई लागत क्या होती है, धनात्मक होती है। ये टर्म एक ऐसा है कि जो दर्शकों द्वारा वहन की गई लागत होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम डी भी बचा तो एक बार पढ़ लेते हैं कि समाज में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लेकिन इस आर्थिक लागत की तुलना में ये जो स्टेटमेंट है ये कारण बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 कि कोयले पर 100 रुपये प्रति टन का उपकर निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन कर, ऑप्शन बी कार्बन सब्सिडी, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी के लिए कार्बन प्रोत्साहन, ऑप्शन डी कार्बन परमिट की बिक्री के लिए कार्बन प्रोत्साहन। यानी जो 100 रुपये प्रति टन का उपकर आता है वो क्या आता है, कार्बन कर के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मूल कर मुद्रास्फीति शकल हेडलाइन मुद्रास्फीति से भिन्न है क्योंकि यह मूल मुद्रास्फीति है। ऑप्शन देखिए, कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूपों की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है। दूसरा देखिए कि कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं को सम्मिलित कर लेती है जिस कीमत सूचकांक पर आधारित नहीं होती है। ऑप्शन डी देखिए कि कीमत सूचकांक में उपभोग की केवल महत्वपूर्ण वस्तुओं को ही सम्मिलित करती है, यानी जो कीमत सूचकांक है उसमें अस्थिर स्वरूपों की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक का लेखक है। ठीक है, तो चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, AK सेन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, निम्नलिखित निकायों में से किस एक ने नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो जो नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की गई थी वो किस के द्वारा की गई थी, तो AICTE के द्वारा की गई थी। देखिए AICTE एक ऐसा संस्था है जिसको टेक्निकल एजुकेशन क्या करती है, मान्यता प्रदान करती है, ताकि ये अथॉरिटी देती है कि आप टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, इसकी मान्यता देती है। ठीक है, और यही AICTE ने नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की थी जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI 2014 तैयार करने के लिए क्रिया पद्धति निर्धारित करने वाले कार्यदल का अध्यक्ष इनमें से कौन था।
तो जो इस क्रिया पद्धति को निर्धारित करने वाला कार्यदल का अध्यक्ष था वो कौन थे? BN गोलदार, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्कीम का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरियों को सर्वतोमुखी विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो 11 से 18 वर्ष के आयु के जो भी किशोरी हैं उनको सर्वतोमुखी विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है RGSEAG, दूसरा देखिए IGMSY, ऑप्शन सी NMEW, ऑप्शन डी RMK। तो यहाँ पे कौन है कि RGSEAG जो संस्था है वो क्या किया था, इस स्कीम को लॉन्च किया था कि 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो किशोरी हैं उनको सर्वतोमुख विकास करने के साथ साथ उन्हें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 यानी 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई? ठीक है, तो पंचायत की बात आई है और अधिनियम 1996 में जो प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति दी गई थी वो ग्राम सभा को दी गई थी। ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा में कई सारे ग्राम पंचायत आते हैं और कई सारे ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले वार्ड मेंबर, BDC, DDC, इसके साथ साथ प्रधान प्रतिनिधित्व होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट, यानी ग्राम सभा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश WTO का सदस्य नहीं है? अब पूछा गया है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य जापान भी है, चीन भी है, ईरान नहीं है, रूस भी है, लेकिन तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य जापान, चीन, रूस सब है, लेकिन इसमें ईरान सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि एक स्टैंड अप उद्यम कहाँ स्थापित किया जा सकता है? ठीक से देखिए कि एक स्टैंड अप उद्यम कहाँ स्थापित किया जा सकता है। स्थापित मतलब कहाँ पे उस चीज को स्थापना उसकी की जा सकती है। पहला कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में आपको स्टैंड अप उद्यम नहीं स्थापित किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो अब देखिए पहले किस में है, तो पहला इसमें ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि पहले में तो होगा ही नहीं कृषि क्षेत्र में, हमें अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1 दिया हो। तीनों ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यानी ABC में 1 मेंशन कर दिया है। विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र तीनों क्या है स्टैंड अप उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। अब यहाँ बात आई स्टैंड अप उद्यम की, तो स्टार्टअप और स्टैंड अप में क्या बेसिक डिफरेंस होता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था? ठीक है, तो इनमें सबसे पहले देखिए कि 2016 में राजीव गांधी किसको किसको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ऑप्शन पहला क्या है, जीतू राय, ऑप्शन बी है दीपा कर्माकर, ऑप्शन सी है यानी ऑप्शन 3 है PV सिंधु, ऑप्शन 4 है साक्षी मलिक। तो ये चारों ऐसे प्लेयर हैं जिनको 2016 में क्या हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है 1, 2, 3, 4, यानी चारों लोगों को 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने अगस्त 2016 में पराध्वनिक दहन रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ठीक है, इस स्क्रैमजेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला देखिए, इसे अध्वनिक सबसोनिक और पराध्वनिक सुपरसोनिक दोनों दहन तंत्र पद्धतियों में कुशलतापूर्वक प्रचालित किया जा सकता है, यानी ये एक ऐसा अपध्वनि है कि जो सबसोनिक और पराध्वनिक दोनों दहन में इसको क्या किया जा सकता है, कुशलतापूर्वक आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी पहला भी सही हो गया। आगे देखिए, भारत किसी स्क्रैमजेट इंजन के उड़ान परीक्षण को प्रदर्शित करने वाला पहला देश है, ये भी सही है,
यानी पहला और दूसरा दोनों सही, तो ये पहला और दूसरा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 53 के बाद 54, स्टार्टअप हब को कहाँ पर स्थापित करने के संबंध में सहमति हुई है। ठीक है, पहला IITs, IISERS, NTS ऑप्शन, और फोर्थ में क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन अगर सही ऑप्शन की बात करें तो पहला IITs में भी हम स्थापित करने के संबंध में सहमति बनी है, IISERS में भी बनी है, NITs में भी बनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में है, और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यानी 54 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा 10 लाख रुपए से लेकर 100 लाख तक का ऋण निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए जाने पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कम से कम एक SC ST ऋणी हो, यानी जो लोन लेने वाला हो, जो ऋण लेने वाला हो, वो क्या हो, एक कम से कम SC ST हो। दूसरा देखिए कम से कम एक महिला ऋणी हो। तीसरा देखिए कम से कम एक ग्रामीण बेरोजगार युवा ऋणी हो। तो ये तो नहीं होगा, जो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा 10 लाख से लेकर 100 लाख तक का ऋण निम्नलिखित में से किसके लिए दिए जाने पर विचार करता है। तो पहला ये सही हो जाएगा, कम से कम SC ST एक होना चाहिए और कम से कम एक महिला ऋणी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो 55 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56, स्वर्ण के मामले में उसे लेखाकरण अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन देखिए स्वर्ण की सुपुर्दगी हो जाती है, ऑप्शन बी स्वर्ण की बिक्री हो जाती है, ऑप्शन सी स्वर्ण का खनन कर लिया जाता है, ऑप्शन डी खनन के लिए स्वर्ण की पहचान कर ली जाती है। ठीक है, तो जो स्वर्ण के मामले को ध्यान में रख के जो लेखाकरण अवधि में राजस्व की मान्यता दी जाती है वो क्या होती है, स्वर्ण का खनन किया जाता है, यानी खान से उसको क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व के साथ खर्च को किसके आधार पर सुमेलित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए मूल लागत, ऑप्शन बी विकल्प लागत, ऑप्शन सी है प्रतिस्थापन लागत, ऑप्शन डी है नगद लागत। तो यहाँ पे जो पारंपरिक दृष्टिकोण के आधार को ध्यान में रखते हुए राजस्व के साथ खर्च को मूल लागत के पे सुमेलित किया जाता है, यानी मूल लागत के आधार पे बांटा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है। तो प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है, ऑप्शन देखिए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी पूंजीगत लाभ, ऑप्शन सी अस्थगित राजस्व व्यय, ऑप्शन डी राजस्व व्यय या खर्च। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रारंभिक खर्च है वो क्या है, पूंजीगत व्यय का बेस्ट एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अस्थायी परिसंपत्तियों का मूल ह्रास किसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कि अस्थगित राजस्व व्यय, ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी पूंजीगत लाभ, ऑप्शन डी राजस्व व्यय खर्चे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय या खर्चे अस्थायी परिसंपत्तियों का क्या है, मूल ह्रास है, डेप्रिशिएट है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लेखाकरण के संदर्भ में पद IFRS किसका प्रतीक है। ठीक है, जो लेखाकरण के संदर्भ में IFRS किसका प्रतीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी देखिए इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो जो IFRS है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के संदर्भ में इसका प्रतीक है IFRS का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही ये था।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वहीं से मिलता है। क्योंकि आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ आप स्टडी मटेरियल्स के साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूपीएससी या यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के संदर्भ में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के संदर्भ में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल आपसे पूछने तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।